वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल ट्रिप पर, इस एजुकेशनल जर्नी में हम सीधा चलते हैं सीबीएसई। देखिए, सीबीएसई ने 2025-26 के सेशन का एलओसी का सर्कुलर जारी कर दिया है। एलओसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स का सीबीएसई पर रजिस्ट्रेशन कराना। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम। ये स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जरा ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई के पोर्टल पर यहाँ है सबमिशन ऑफ एलएससी कैंडिडेट, एलओसी कैंडिडेट फॉर क्लास 10th एंड 12th। ये रहा सर्कुलर। इस सर्कुलर में पिछले साल के सर्कुलर्स के मुकाबले कई सारे चेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहली बात 10th क्लास के 2 बोर्ड होने हैं। तो अभी बात करिए सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बोर्ड की, यानी अभी हम सिर्फ फर्स्ट बोर्ड की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे बोर्ड की बात होगी जब फर्स्ट बोर्ड का रिजल्ट आ चुका होगा तब। तो चलिए, बच्चे कहता है इंपॉर्टेंट बात की बात करेंगे। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलओसी 25-26, यानी 2025-26 वाली एलओसी में ये चीज पहली बार सीबीएसई ने करी। क्या करा है? दिस ईयर सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। 10वीं क्लास के लिए 2 बोर्ड एग्जाम करा रही है सीबीएसई। लेकिन अभी क्या होने जा रहा है? सीबीएसई ने भी कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बोर्ड का ही एग्जाम करेंगे, फर्स्ट बोर्ड की एलओसी करेंगे, सिर्फ फर्स्ट बोर्ड की बात करेंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हलचल मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, वो है सीबीएसई का ये वाला पॉइंट। सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू लिंक द अपार आईडीज ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स है, बच्चे। मान के चलिएगा सभी स्टूडेंट्स की बात चल रही है। सीबीएसई ने कहा अपार आईडी इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी स्टेट्स इन एंटायर इंडिया। पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल के, जो भी स्कूल रहा हो, उन सभी स्कूल्स में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उनका सीबीएसई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उनकी अपार आईडी बन चुकी होगी। क्या है अपार आईडी? थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अपार आईडी एक यूनिक आईडी बनाई गई है सभी स्टूडेंट्स की, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स के आधार कार्ड में पेरेंट्स की जो भी नाम की स्पेलिंग होगी वो स्कूल रिकॉर्ड से मैच करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कोई स्टूडेंट हूं, तो मेरे मदर फादर का नाम जो उनके आधार में है और मेरे स्कूल में वो मैच करना चाहिए, तो अपार आईडी जनरेट होती है। अब होता क्या है, इंडिया में बहुत सारी स्टेट और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर होने की वजह से उनको नहीं पता होता, उनके अंदर मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि अपार क्या है, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग क्या है, मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है। और जो आधार बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको भी नहीं पता होता। पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि नाम की स्पेलिंग क्या थी, क्या होनी चाहिए। अब उसकी वजह से तकरीबन 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं पूरे इंडिया में जिनकी अपार आईडी जनरेट ही नहीं हो रही। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सीबीएसई के पोर्टल पर कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा। जिस तरह से आप सब टीचर्स परेशान हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं। देखते हैं सीबीएसई क्या करने जाएगी इसका। आगे चलते हैं। फिलहाल सीबीएसई ने कह दिया कि अपार आईडी मैंडेटरी है इंडिया वालों के लिए। इंडिया से बाहर जो सीबीएसई एग्जाम करा रही है अदर कंट्रीज में, वहां पर ये मैंडेटरी नहीं है। उसकी वजह है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। चलिए जी, इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है। उसके बाद उसने कहा जो इंडिया से बाहर स्कूल उनको छोड़ देते हैं, उनके हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बात करते हैं स्कूल लेवल पर, तो स्कूल लेवल पर स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने से पहले अगर आप टीचर हैं तो आपको 2-3 बातों का खास ख्याल रखना है, और वो बातें हैं ये वाली। तो जो जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि सबसे पहली बात, आप पर्सनल डिटेल्स चेक कर लीजिए कैंडिडेट्स की। कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट की चेक कर लीजिए। क्या? स्टूडेंट का नाम उसकी स्पेलिंग के साथ, फादर नेम स्पेलिंग के साथ, मदर नेम स्पेलिंग के साथ, इन केस ऑफ गार्जियन की स्पेलिंग के साथ उसका नाम चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। ये डेटा एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए विद रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन। एडमिशन के रिकॉर्ड के साथ, रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन। जब बच्चे का एडमिशन होता है तो एक रिकॉर्ड बनता है, एडमिशन रजिस्टर बनता है, पेस्टिंग फाइल होती है, जब फॉर्म भरा जाता है उसमें जो भी नाम, जो भी स्पेलिंग से दे रखी है, एग्जैक्टली वही सेम स्पेलिंग होनी चाहिए सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन पे। इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सीबीएसई ने कहा कि सभी टीचर्स, सभी स्कूल्स अभी इस काम को कर लें, अभी इस चीज को चेक कर लें। इसके बाद सीबीएसई क्या कहती है? द फर्स्ट बोर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए इस बोर्ड का एलओसी कराना, एग्जाम देना मैंडेटरी है। यानी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट अगर वीडियो देख रहा है तो वो ये ना सोचे कि हम फर्स्ट बोर्ड छोड़ते हैं, सेकंड बोर्ड में दे देंगे। ऐसा नहीं है।
फर्स्ट टाइम बोर्ड देना मैंडेटरी है, उसके बाद सेकंड का ऑप्शन मिलेगा आपको। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड बोर्ड की बात करी, सेकंड बोर्ड होगा हमारा इन द मंथ ऑफ मई के महीने में सेकंड बोर्ड होगा। उसकी एलओसी जो होगी फर्स्ट बोर्ड के बाद में आएगी। ये बात बेकार की बातें हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कुछ काम की चीजें क्या क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये हर साल लेता है, कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, बट अभी के लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला पॉइंट। क्या पॉइंट है? पॉइंट कहता है कि इस बार के हमेशा के लिए सीबीएसई में वही स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, हुज नेम सबमिटेड थ्रू दी ऑनलाइन प्रोसेस, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपार आईडी बनी हुई हो। सीबीएसई से रिक्वेस्ट करता है पूरे इंडिया, बल्कि पूरे इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि किसी तरीके से इसको आप रिलैक्सेशन दीजिए। अदरवाइज कई सारे स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे इस साल, और उनकी मजबूरी होगी। एक नई चीज सीबीएसई ने शुरू करी है, उसको देख लीजिएगा। ये नई नहीं है बल्कि पुरानी ही है, लेकिन है ये सीडब्ल्यूएसएन के लिए। कह रहा है द कैटेगरी ऑफ सीडब्ल्यूएसएन शैल बी केयरफुली सिलेक्टेड एंड सबमिटेड इन द एलओसी। यहाँ सीडब्ल्यूएसएन यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए कुछ कहा गया है, और वो कहा गया है कि सीडब्ल्यूएसएन का जो डेटा होगा वो एक सेपरेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी सीबीएसई ने एलओसी का पोर्टल अलग बनाया है, एलओसी के पोर्टल के साथ साथ सीडब्ल्यूएसएन को स्पेशल बेनिफिट देने के लिए सीडब्ल्यूएसएन का पोर्टल अलग है। उस सीबीएसई के सीडब्ल्यूएसएन पोर्टल पर सीडब्ल्यूएसएन का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा, और ये काम प्रायर एलओसी रजिस्ट्रेशन डेट से होगा। यानी इसको पहले कराना है। अगर आप टीचर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए प्रोसेस क्या रहेगा। सीबीएसई ने पहले भी यही प्रोसेस कराया था, अभी भी सेम प्रोसेस है। सीबीएसई कहती है कि सबसे पहले आप ओसिस वाले पोर्टल पे जाइए, वहां पर अपने स्कूल का सारा जो डेटा है, सारे के सारे पर्टिकुलर्स हैं, उनको फिल कर दीजिए। यहाँ पर कुछ खास बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्कूल में ओसिस पोर्टल पे, जो कि पिछले साल का डेटा फेच करेगा, ये लास्ट ईयर का डेटा फेच कर लेगा, और लास्ट ईयर के डेटा में सब कुछ लास्ट ईयर का ही होगा, तो टीचर्स भी लास्ट ईयर के होंगे। कई बार ऐसा होता है टीचर हमारे यहाँ से ट्रांसफर लेकर के चला गया, या टीचर ने हमारे पे नए टीचर ने ज्वाइन करा है, या कोई टीचर किसी वजह से स्कूल से चला गया, कोई भी रीजन हो सकता है। टीचर की डेथ हो गई, टीचर जो है वो रिटायर हो गया, टीचर का ट्रांसफर हो गया, टीचर अब इस जॉब में है ही नहीं, वो दूसरी जॉब में चला गया, जो मर्जी रीजन हो, टीचर चला गया, बट ऑसिस पे उसका डेटा आता रहेगा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट डेटा डालना है। अगर आपने उस जाने वाले टीचर का नाम नहीं हटाया, डिलीट नहीं किया, चाहे जो मर्जी प्रोसेस कीजिए, तो ध्यान रखिएगा ऐसे टीचर की ड्यूटी आ सकती है कहाँ? 12th क्लास के प्रैक्टिकल के टाइम पर, इवेल्युएशन के टाइम पर। अगर उस टाइम पे ड्यूटी आई, आपको जवाब देना भारी हो जाएगा कि आपने बच्चे उन टीचर का नाम पहले क्यों नहीं हटाया था। तो ध्यान रखिएगा, ओसिस पर डेटा आपको पहले अपलोड करना है, सारा का सारा एक्चुअल डेटा करंट सेशन का, अभी इन प्रेजेंट आपके यहाँ जो भी टीचर्स हैं उनकी डिटेल देनी है। ओसिस के बाद फिर दूसरा पोर्टल आता है HPE, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये दोनों डेटा जब आप अपलोड कर देंगे, दोनों के दोनों पोर्टल पर सारा काम कंप्लीट कर देंगे, उसी के बाद एलओसी खुलेगी। उससे पहले एलओसी का काम नहीं होगा। थोड़ा सा लेंदी काम होता है उसका। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, सेक्शंस है, टीचर्स की डिटेल है, बहुत सारा डेटा होता है, वो सारा का सारा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद HP का काम करना पड़ेगा, उसके बाद LOC का काम होगा। चलिए, ये स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं था, ये टीचर्स के लिए काम था। आगे बात करते हैं कि क्या क्या सीबीएसई ने इसी चीज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है 10th या 12th क्लास में, तो LOC में उसका नाम आप तभी ऐड कर सकते हैं जब आपने परमिशन ले रखी होगी, आपने अप्रूवल ले रखा होगा। आप डायरेक्ट एडमिशन का केस तभी ऐड कर सकते हैं LOC में जब आपने उसका अप्रूवल ले रखा है दो जगह से, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, यानी DD वगैरह से, और साथ के साथ रीजनल सेंटर ऑफ CBSE से। उसके बाद ही आप ऐसे स्टूडेंट्स को LOC में रजिस्टर कर सकते हैं। स्कूल्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है, पहली चीज़ तो सभी के नाम की स्पेलिंग वगैरह को चेक करना है हमें, एडमिशन रिकॉर्ड के साथ में डेट ऑफ बर्थ को भी चेक करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपका होगा वो हर स्टूडेंट का अलग हो सकता है, मीडियम अलग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोड अलग हो सकता है। 10th क्लास में जब मैथ्स 2 तरह का है, 12th क्लास में भी मैथ्स 2 तरह का है, तो मैथ्स 2 तरह का होना, लैंग्वेज 2 होना, इलेक्टिव और कोर A और B, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये CBSE ने खुद इस सर्कुलर में क्लियर कर दिया है।
इस बार जब एलओसी का काम होगा तो सीबीएसई ने एक न्यू स्टेप शुरू किया है। वो न्यू स्टेप क्या कहता है? वो कहता है कि जी जनरेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन स्लिप, कहता है यानी हर एक कैंडिडेट की, हर एक स्टूडेंट की एक स्लिप जनरेट होगी, वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट होगी बाय द स्कूल फॉर ईच कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट के लिए। जब आप एलओसी का काम करेंगे उसके बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट होगी। ध्यान रखिएगा ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। अगर इसमें कुछ भी गलती मिलती है तो उसके लिए कुछ टाइमलाइन दी है सीबीएसई ने, और वो दी है 13 से लेकर के 27 अक्टूबर तक, यानी 13 तारीख से 27 तारीख तक अक्टूबर के महीने में अगर यहाँ कुछ करेक्शन होनी है तो सीबीएसई उसकी परमिशन देगी। कब? जब आपके पास जनरेशन हो जाएगी वेरिफिकेशन स्लिप, और वेरिफिकेशन स्लिप हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट होगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, कि भाई एलओसी का काम, इसकी टाइमलाइन है क्या, कब तक कंप्लीट करना है हमें? तो देखिए सीबीएसई ने क्या कहा, पहले बात कर लेते हैं फीस की, कि इस बार सीबीएसई ने फीस को इंक्रीज कर दिया, फीस बढ़ा दिया, 10th की भी और 12th की भी। 10th और 12th इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 10th और 12th की फीस 1600 पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट, यानी अगर देखा जाए तो 320 रुपए पर सब्जेक्ट कर दी है। 5 सब्जेक्ट मिनिमम आपको लेने ही पड़ेंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपए हो गए, यानी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो 1600 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे सीबीएसई को। पहले ये फीस का अमाउंट होता था 300, लास्ट ईयर तक 300 रुपए सीबीएसई चार्ज करती थी। इस साल 20 रुपीज बढ़ा दिए हैं, 320 रुपए सीबीएसई चार्ज कर रही है 10th और 12th क्लास की एग्जाम फीस। अगर उसके बाद आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो 320 रुपीज पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट आपको पे करने पड़ेंगे, यानी अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 320 रुपए और बढ़ा दिए 1600 में। अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं तो 320 आप 640 रुपए और बढ़ा दीजिए 1600 रुपए में, ये आपकी फीस का अमाउंट रहेगा। ये सिर्फ एग्जामिनेशन फीस है, प्रैक्टिकल की बात अभी नहीं चल रही। प्रैक्टिकल के लिए सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने कहा 160 रुपीज सीबीएसई प्रैक्टिकल की फीस चार्ज करेगी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये फीस पहले प्रैक्टिकल की फीस होती थी 150 रुपीज, 150 रुपए, लेकिन इस साल से सीबीएसई ने उसमें भी 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। खैर ये तो थी फीस की बात। टाइमलाइन की अगर हम बात करें, सीबीएसई 29 अगस्त से एलओसी पोर्टल शुरू करने जा रही है और 30 सितंबर तक ये काम करेगा। 30 सितंबर तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 30 सितंबर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए भी नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की, और एक हफ्ता पहले आपको फीस सबमिट करनी होगी अगर आप चालान के जरिए फीस सबमिट कर रहे हैं या बैंक में जाकर के आप काउंटर सबमिट कर रहे हैं। आप अगर वहां से फीस सबमिट करेंगे तो आपको एक हफ्ता, मिनिमम 1 वीक पहले आपको फीस सबमिट करनी ही होगी, क्योंकि उनके हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। इसलिए सीबीएसई ने कहा कि 30 तारीख ये वो है जो ऑनलाइन फीस पे करेंगे ऐसे स्कूल, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए तो इसको आप मेरी नजर में मानकर चलिए 10 तारीख कि आपको 10th ऑफ सितंबर तक फीस जमा करा देनी ही चाहिए अपने अपने स्कूल्स में। इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, सीबीएसई ने क्या कहा। हाँ, लेट के बारे में बात करते हैं। सीबीएसई ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट टाइम पर फीस नहीं दे पाता है तो देखिए जो एग्जाम फीस है उसके अलावा, एग्जाम फीस तो देनी, उसके अलावा 2000 पर स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेट फीस देनी पड़ेगी, यानी अगर आपने टाइम से फीस सबमिट नहीं करी तो आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हैवी अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ एक छोटा सा मसला, हर साल सीबीएसई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटी को कुछ कंसेशन देती थी फीस में, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी प्रोविजन इस एलओसी के सर्कुलर में नजर नहीं आ रहा है, यानी एससी और एसटी को कोई फी कंसेशन नहीं मिलेगा, उनको भी सेम अमाउंट की फीस ही पे करनी होगी। आगे देखते हैं और क्या क्या चेंज करा है सीबीएसई ने वही जो पुरानी बात थी कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको नजर नहीं आता है, ऐसे स्टूडेंट को कोई फीस नहीं देनी, उनको फीसें एग्जेम्प्ट किया गया है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ किनके लिए, सभी सीडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए, विजुअली इंपेयर्ड, ऐसे स्टूडेंट जिनको नजर नहीं आता है, वो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। मैं बात कर रहा था फीस पेमेंट के प्रोसीजर की, तो अगर आप चालान के जरिए फीस सबमिट करेंगे, यानी बैंक में आप स्लिप जमा करा करके कैश जमा कर आएंगे बैंक में, तो भाई आपको ध्यान रखना है 22 तारीख तक सारा काम कर देना है। जी हाँ, अभी बता रहा था मैं एक हफ्ते पहले, 22 तारीख तक जमा कर देनी है अगर आप चालान के थ्रू फीस जमा करा रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 10 दिन पहले फीस जमा करा देनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशंस करना, सबमिट करना, हिसाब लगाना सब कुछ टीचर्स कर लें। तो स्टूडेंट्स के लिए 10 तारीख है, लेकिन स्कूल के लिए और टीचर्स के लिए 22 तारीख है एलओसी के जरिए फीस सबमिट करने की।
और अगर आप जमा कराते हैं किसी और प्रोसीजर के ज़रिए, आप जमा कराते हैं फ़ीस अपनी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए, तो आप जमा करा सकते हैं 30 सितंबर तक। बात करते हैं कि एक सीबीएसई में अगर हमें फ़ीस पे करनी है स्कूल को, तो क्या-क्या मेथड है फ़ीस पे करने के? तो देखिए, इंडिया में आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, आप यूपीआई भी कर सकते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। आप डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, एनईएफटी के ज़रिए, आरटीजीएस के ज़रिए और अदर अदर कंट्रीज़ को हम छोड़ देते हैं, अदर कंट्रीज़ को छोड़ देते हैं। इन सब प्रोसीजर से आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं सीबीएसई की, और डिजिटल पेमेंट के लिए 22 तारीख नहीं है। 22 तारीख सिर्फ चालान के ज़रिए है। अगर आप चालान के ज़रिए फ़ी पे करेंगे तो 22 तारीख लास्ट डेट आपके लिए फ़ी सबमिट करने की। ये था इस बार का सीबीएसई का सर्कुलर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कैंडिडेट्स की कैटेगरी को लेकर के। कैंडिडेट्स की कैटेगरी में एफएस कैटेगरी उनके लिए है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे, चाहे वो 12th के हो चाहे वो 10th के हो। ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीटर, ऐसे स्टूडेंट जो पिछले साल फेल हो गए थे। मैं वर्ड फेल यूज कर रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। सीबीएसई इसके लिए वर्ड यूज करती है इसेंशियल रिपीटर, आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो प्राइवेट कैंडिडेट, ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट बाहर से अपने आप एलओसी से सबमिट कराइए, या फिर उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया होगा। अगर स्कूल में एडमिशन लिया, रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, तो ही वो स्कूल से सबमिट करा सकते हैं। अगर उनके स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था तो फिर वो बाहर जाएंगे और बाहर किसी साइबर कैफे से या खुद से अपने आप अपनी फीस जमा करेंगे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। अगर उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था तो बिल्कुल वही प्रोसीजर रहेगा जो कि डायरेक्ट एडमिशन वाले का था, यानी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, उसके बाद सीबीएसई के रीजनल सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐसे स्टूडेंट का। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। अगर आप स्टूडेंट हैं और एसेंशियल रिपीटर हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं स्कूल के जरिए भी। स्कूल के जरिए तब करेंगे जब आपका एडमिशन हुआ होगा, और प्राइवेट तब करेंगे जब आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, खुद से तैयारी करी, खुद से एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये दो तरीके हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ER यानी इसेंशियल रिपीटर की कैटेगरी में आते हैं। इंप्रूवमेंट वाले डायरेक्ट भर सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, एक का दें या सब का दें, अब तो उनका मसला ही अलग हो गया है। दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे टीचर्स, आप सब के लिए थी ये इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें सीबीएसई के इस सर्कुलर की कुछ खास बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। बाकी सारी बातें वही हैं जो पुरानी हैं, या तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड नहीं है या टीचर्स को पता है पहले से क्या हुआ है। बस कुछ नई नई बातें थी। एक अपार का मैटर था और दूसरा मैटर था फीस का इंक्रीज होने का, कि फीस बढ़ गई है। तीसरा मैटर छोटा सा ये था कि इस बार टाइमलाइन 2 हो चुकी है, एक ई चालान की और एक ऑनलाइन पेमेंट की। चौथी चीज़ ये है SC ST इन स्टूडेंट्स की फीस में कोई रिलैक्सेशन सीबीएसई ने इस बार नहीं दिया है। ये कुछ अपडेट्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो के जरिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बातें समझ में आ गई होंगी जो सीबीएसई ने इस बार जारी की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, कंसर्न पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे ऐसी नई कुछ नए फैक्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।